माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमनेस्ट इसका प्रॉब्लम आता है, वह है इचिंग, स्किन इचिंग। इचिंग क्यों होती है, क्या कारण होता है, कैसे होती है, क्या क्या इसमें अपीयरेंस होती है, क्या हम लोग इसका मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करते हैं, सारी बातों में ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज की इचिंग क्या होती है, एक इरिटेशन होती है। कैसा इरिटेशन है? अब नॉर्मल सेंसरी नर्व का सेंसेशन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इचिंग बोलते हैं। कहाँ पे डेवलप होती है ये ऑलवेज होती है स्किन पर। हम जानते हैं जो स्किन होती है ना, तो स्किन का जैसे ये बाहरी एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के बाद कई लेयर होते हैं, इसी के इंड पर यहां पर सेंसरी नर्व इंडिंग होती है। डेंड्राइट्स का यहाँ पर इंड होता है, डेंड्राइट्स जो इंड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कई रिसेप्टर्स होते हैं। इस जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं। वह रिसेप्टर्स में क्या होती है, जैसे मिजनस रिसेप्टर्स, मार्कल रिसेप्टर्स और सेंसरी नर्व इंडिंग रिसेप्टर्स। तो सेंसरी नर्व इंडिंग रिसेप्टर्स, मार्कल रिसेप्टर्स एंड मिजनस रिसेप्टर्स, ये सब रिसेप्टर्स यहाँ पे होते हैं। होता क्या है कि ये जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, ये सब सेंसिटाइज होता है किसी केमिकल से, किसी तरह के इरिटेशन से। कोई भी तरह का इरिटेशन से, चाहे वो साल्ट है, हिस्टामिन है, इस्नोफिल है, लाइसोजाइम्स है, कोई ग्रेनुल्स है, कोई फिजिकल एजेंट है, किसी न किसी केमिकल एजेंट से या किसी न किसी टच से या किसी न किसी से क्या होती है, यह रिसेप्टर से स्टिमुलेट होता है। रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से यहाँ पर सोडियम चैनल है, यह ओपन हो जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बनती है, और यही जो होती है यहाँ पर एक प्रकार का अबनॉर्मल इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, जिसको इचिंग बोलते हैं। अब चलिए, इचिंग का तो ये तो मैकेनिज्म हुआ कि कोई ना कोई रिसेप्टर्स के कारण, कोई ना कोई सब्सटेंस के कारण ये रिसेप्टर से स्टिमुलेट हो जाती है, और इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होती है, और फिर यहाँ पर डेवलप होती है इचिंग। ये तो हो गया हम लोग इसका मैकेनिज्म। और फिर रिसेप्टर से स्टिमुलेट होता क्यों है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसमें इचिंग दो वेराइटीज के होते हैं। एक होता है जो सडन या एक्यूट इचिंग होती है, एक होता है कि लंबे समय से इचिंग होती है। तो सडन और एक्यूट जो होती है, उसमें क्या होती है, ऐसा कोई ट्रांजिएंट केमिकल जो बनती है कुछ घंटे के लिए, तो उसमें डेवलप होती है, जो सडन बनती है। एक होती है लंबे समय तक होती है। तो अब सडन जो इचिंग होती है, उस सडन में इचिंग में क्या क्या होती है, जैसे मान लिया सपोज दैट कोई फिजिकल एजेंट है, कोई फिजिकल एजेंट टच हुआ इसमें, इसकी वजह से हो सकता है सडन इचिंग। कोई रेडिएशन के एक्सपोजर से, बहुत बार सनरेज का एक्सपोजर है या वायलेट रेड लाइट है, इस सब के एक्सपोजर से भी क्या होती है कि स्किन में इचिंग होती है। तो लाइट के रेडिएशन के, क्योंकि वो अभी यहाँ पर सेंसिटाइज कर देती है, उसकी वजह से भी स्टिमुलेट कर जाता है ये। तो जिस वजह से ये सेंसरी नर्व्स, जिस वजह से ये रिसेप्टर्स यहाँ स्टिमुलेट कर जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। लाइट के कारण भी हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, फिजिकल टच से हो सकता है। ये सब सारे क्या हो सकते हैं, एक्यूट इचिंग में डेवलप होती है। कोई केमिकल के एक्सपोजर से, बहुत ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कि एक्सपोज करने के बाद वहाँ डायरेक्ट इचिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ऐसे फल का होता है ना, या बहुत से सब्जी का जो देखते हैं, उसके सरफेस पे ऐसा कुछ केमिकल होता है, तो या उसके लीफ पे होते हैं ऐसे केमिकल्स, जो टच हुआ तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब इचिंग हो जाती है, जो सब सडन डेवलप होती है ये सब। इसके बाद एक होती है कुछ लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए किस में हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक्जिमा है, फंगस का इन्फेक्शन हुआ, रिंगवर्म वगैरह बोलते हैं, कैंडिडा अल्बिकेंस है, या कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, या कोई पुराना क्रस्ट डेवलप हुई है, तो ये, या फिर सोरियासिस है, ऐसा भी कंडीशन होती है। ये सबसे क्या होती है ना, लंबे समय से वहां पर इचिंग होती है। कुछ कंडीशन ऐसा होता है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बाइल साल्ट का एक्युमुलेशन होता है स्किन पर, लीवर के डिजॉर्डर्स के कारण वहां भी क्या होती है, बाइल साल्ट का एक्युमुलेशन होने लगता है। यह भी लंबे समय से इचिंग प्रोड्यूस करता है, यह भी एक इचिंग का कारण बनता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, उसमें भी क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ने लगता है। कुछ अदर हार्मोन्स का एक्टिविटी चेंज होती है, उसके कारण भी इचिंग होती है। ये सब इचिंग क्या होती है कि लंबे समय तक का इचिंग को प्रोड्यूस कराती है। तो इचिंग के ये सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं,
कुछ स्ट्रेस फैक्टर भी होती है, इसके कारण भी इचिंग डेवलप कर जाती है। तो देखिए, सडन इचिंग एंड लंबे समय से इचिंग, सबके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग कारण बनते हैं। सबके वजह से कहीं ना कहीं से कहीं पे कोई ना कोई हार्मोन्स है, कोई केमिकल्स है, कोई एलर्जन सब्सटेंस है, कोई फंगल्स है, रेडिएशन है, सब में कहीं ना कहीं कोई कारण बनती है, जिसके कारण यहाँ पर अबनॉर्मल इरिटेशन डेवलप होता है और उसकी वजह से इचिंग डेवलप होती है। सिम्टम क्या होता है? जब भी जैसे हर में क्या होती है ना, अलग अलग एजेंट एक्सपोजर की वजह से होती है। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे क्लॉथ ओपन हुआ तब भी इचिंग डेवलप हो जाती है। अब ये स्वेटिंग अगर ज्यादा बन रही है तब भी इचिंग हो सकती है, स्वेटिंग नहीं बना तब भी इचिंग हो सकती है। तो सिम्टम में क्या होती है कि बहुत ऐसा पेशेंट होता है जिसको कि क्लॉथ ओपन करते ही इचिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को धूप में जाने पे इचिंग होता है, कुछ लोगों को रात में इचिंग होती है। अधिकांश मरीज को क्या होता है, जैसे फंगस वगैरह का इन्फेक्शन में क्या होती है, रात में इचिंग होता है। इसनोफिलिया के कारण क्या होती है, रात में इचिंग होता है। कुछ खाना खाने के बाद जैसे बैगन वगैरह हुआ या फिर कोई ऐसा जो बीट रूट वगैरह हो गया, ये सब खाने से क्या होती है, पेशेंट को इचिंग डेवलप होता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस एक्सपोज करते ही, खाना खाने के बाद बॉडी में उसको अप्लाई करते ही इचिंग हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा करेक्टर हो जाता है। डायग्नोसिस तो इसी से हम लोग करते हैं, किस वजह से इचिंग हुई है। जब भी इचिंग होती है तो इचिंग का कभी हो सकता है इरप्शन मिलता भी है, बहुत बार इरप्शन नहीं मिलता है। बहुत बार इचिंग में इरप्शन होती है, बहुत बार इरप्शन नहीं भी होती है। देखो, इरप्शन नहीं होता है तो बात समझ में नहीं आता है कैसे हुआ होगा। तो बिना इरप्शन का इचिंग है, इसका मतलब क्या, साल्ट, हार्मोन्स, रेडिएशन, ये सब कुछ होंगे। और इरप्शन के साथ अगर इचिंग है, इसका मतलब क्या, कोई हिस्टामिन्स है, एलर्जन सब्सटेंस, कोई अदर केमिकल्स है। इस तरह से क्या होती है, वहां पर सब्सटेंस वजह से होती है। अब जैसे मान लिया प्यूराइटस वल्वा है, जैसे जेराइटर बहुत सीवियर इचिंग होती है, तो उसका कारण क्या होता है, इरिटेशन में क्या होती है, स्मॉल हेयर भी है, यूरिन भी है, यूरिया भी है, यूरिक एसिड है, वहां से एक्सपोज करता है। प्लस कुछ डिजीज है, पेडिकुलोसिस, ये टीनिया ग्रुप्स का कुछ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ये सब भी इचिंग का एक कारण बन जाता है। ये सबसे भी क्या होती है, इचिंग होती है। तो अब क्या होता है, इरप्शन प्रेजेंट भी नहीं भी हो सकता है, वहां पर मैक्यूल्स भी हो सकता है, मैक्यूल्स डेवलपमेंट, रेड जैसा रेड पेप्यूल डेवलपमेंट, वहां पेप्यूल जैसे छोटे छोटे एप्यूल्स है। अधिकांश इचिंग में क्या होती है कि मैक्यूल और पेप्यूल रहता है, बहुत इचिंग में नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है ना, पेशेंट इरिटेट होता रहता है, साइकोलॉजिकल इरिटेशन हो जाती है इस मरीज को। और उसके बाद अगला जो इसमें आता है फिर इन्वेस्टिगेशन। क्या करा सकते हैं, जांच क्या करा सकते हैं, इस्नोफिल करा के देखते हैं, डीएलसी इस्नोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा, हिस्टामिन कराएंगे, हिस्टामिन बढ़ा हुआ मिल सकते हैं, एलर्जी होगा तो आईजीई बढ़ा हुआ मिल सकता है, कुछ जोड़ी नहीं है। अब क्या है, बात वाले ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर इचिंग हो तो क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहला कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए। जब भी इचिंग हो ऑयल एप्लीकेशन करना चाहिए, इससे क्या होती है, इचिंग बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, कोई रेडिएशन हो रहा है तो रेडिएशन से बचना चाहिए हमें। कोई एलर्जी से अगर हो रही है तो एलर्जी से बचना चाहिए, किसी फूड से अगर हो रही है तो फूड से बचना चाहिए। तो अच्छा, अगली बात है, कोई भी क्लॉथ यूज करते हैं तो उसमें ऑलवेज कॉटन क्लॉथ यूज करना चाहिए, क्योंकि नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ से ज्यादा इचिंग होती है। ये बहुत, इस पर ज्यादा लोग ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी क्लॉथ को हम अगर यूज करते हैं तो उससे पहले उसका आयरन हो जाना चाहिए, या फिर धूप में उसको सूखा होना चाहिए, या फिर कभी भी कोई भी क्लॉथ डार्क प्लेस में नहीं होना चाहिए, ड्राई, नहीं तो उससे क्या होती है, इचिंग का कंडीशन ज्यादा बनती है वहां पे, ये सबसे ज्यादा इचिंग होती है। इसके बाद हमें डाइट मैनेजमेंट करना चाहिए, एंटी एलर्जन मेडिसिन वहां पे यूज करनी चाहिए हमें। कोई भी एलर्जन अगर हो रही हो तो उसके हम लोग बचना चाहिए। बाकी हम लोग लेमन वाटर्स का ज्यादा यूज करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं लेमन वाटर या नींबू पानी को बोलते हैं, जब भी ऐसा हो रहा तो मरीज को बोलते हैं यूज कर लेने के लिए। बाकी होम्योपैथी दवा, होम्योपैथी दवा में सबसे बेस्ट दवा जो आती है वो कैम्फर होती है। कोई भी जैसे एलर्जन से, ऐसे भी कैम्फर से जो होती है बहुत सारी इचिंग बंद हो जाती है। ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, क्रियोजोट, नेट्राम्यूर, नक्सभोमिका, ओपियम, ये सब कुछ ऐसे दवा होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं, इससे जो होती है इचिंग बंद हो जाती है। ये था मेरा इचिंग, बाकी बातें हम फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।